अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू डेटा की डायमेंशंस कितनी होती हैं और एज़ ए डेटा एनालिस्ट या एज़ ए डेटा साइंटिस्ट या एआई डेवलपर आपको डेटा को समझने के लिए किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, फिर इनको बारी-बारी हम सीखेंगे एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए इन चीज़ों को एनालाइज़ करके हम समझेंगे। स्क्रीन आपके सामने, सबसे पहली चीज़ आपने जो मद्देनज़र रखनी है व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा, दैट इज़ डेटा की डायमेंशंस। डेटा डायमेंशंस, ठीक है? अब डेटा की डायमेंशंस क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जब आप डिफरेंट किस्म की डायमेंशंस को देखते हैं, जैसे उर्दू के अंदर आपको पता होगा मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, है ना? हमारे पास इंग्लिश के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस हैं। इस तरीके से जब भी आप कोई प्लॉट बनाते हैं या जब भी आप कोई मैप देखते हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट इस तरीके से आपको 4 डायमेंशंस मिलती हैं, ठीक है? मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, ऐसे ही है। सो हम ये 4 डायमेंशन जो हैं ईस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। ये नॉर्थ ऊपर है, राइट साइड पे ईस्ट है, बॉटम पे साउथ है, लेफ्ट पे वेस्ट है। ये ऐसा होता क्यों है पहले तो ये बात समझते हैं। इसके पीछे एक रीज़न ऐसा नहीं है, आप ईस्ट को कभी भी उठा के ऊपर नहीं ला सकते। हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, पेपर के ऊपर। पता है इसकी क्या रीज़न है? अब आपको पहले मैं रीज़न बताता हूँ, फिर हम इसकी तरफ देखते हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि जब भी आप गूगल मैप्स पे जाते हैं ना, ये मैं मैप को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ। आपने देखा होगा गूगल मैप जो दुनिया का नक्शा है, ठीक है? वो आपने देखा होगा सभी ने। तो यहाँ पे हमेशा ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ रीजन्स होते हैं, ठीक है? ऊपर वाली साइड पे, किसी भी मैप में आप देखें वर्ल्ड मैप पे ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ रीजन होते हैं। मैं पाकिस्तान का नक्शा आपको दिखाता हूँ, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, ठीक है? पता है ना पाकिस्तान के नक्शे का आपको? ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन्स हैं, ठीक है? ये नॉर्थ एरिया क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो ये ऊपर नॉर्थ एरिया होता है। नॉर्थ का मतलब यही होता है कि जो ऊपर वाली साइड पे हो मैप के ऊपर। इसी वजह से हमेशा जब भी आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं नॉर्थ टॉप पे होता है, क्योंकि हमेशा मैप मैप को यूज़ किया जाता है फॉर नॉर्थ रीजन्स। जैसे पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर क्या-क्या है जी? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारे रीजन्स पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर आते हैं। कज़ाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया एंड ऑल दीज़ इस साइड पे, नॉर्थ पे, ठीक है? सो नॉर्थ ऊपर होता है हमेशा, राइट साइड पे आपके ईस्ट होता है। आपको पता है हमारे मशरिक के अंदर क्या है? इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, चाइना है और बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? और हमारे जो वेस्ट के अंदर है, हम कहते हैं ना वेस्ट कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक, वो ये हैं सारे। यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है? सो इस वजह से वेस्ट इस साइड पे आता है एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपके पास इस तरीके से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ईस्ट कभी भी ऊपर नहीं होता, उसकी रीज़न यही है कि आपके टॉप के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब डेटा की 4 डायमेंशन हमने बनानी होती है। डेटा को सेंटर में रखते हैं हम। सो मैं यहाँ पे डेटा को सेंटर में रखता हूँ, ठीक है? और डेटा से 4 डायमेंशंस निकलती हैं बेसिकली, ठीक है? आपने उन 4 डायमेंशंस को अगर सीख लिया, आप डेटा साइंटिस्ट ईज़िली बन जाएँगे। ये 4 डायमेंशन के इर्द-गिर्द सारी डेटा साइंस जो है वो बेसिकली घूमती है। आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, सबसे पहले मैं 4 डायमेंशंस को ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन-कौन सी डायमेंशंस हैं वो। सो सबसे पहले आप देखते हैं डेटा की कंपोज़िशन, कंपोज़िशन यानी कि डेटा किन-किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है? कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, कौन-कौन सी डेटा टाइप है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कैटेगोरिकल है, ये सारी चीज़ें कंपोज़िशन में आती हैं। दूसरी साइड पे आपके पास होता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो डेटा है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, इसी तरह से और भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है? कि डेटा को जब आप ड्रॉ करें तो कैसा नज़र आता है। फिर तीसरी चीज़ है, जो मैं टॉप पे लिखने वाला हूँ, दैट इज़ डेटा का आपस में एक-दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप,
मीन्स टू से वन वेरिएबल जो है वो दूसरे के साथ कितना रिलेट कर रहा है, रिलेशनशिप। ठीक है, फिर इसके बाद जो चौथी डायमेंशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डेटा का कंपैरिजन। ठीक है, ये चार डायमेंशन जो है इसी तरीके से काम करती हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। आपको कहीं पे जाने के लिए इन नेविगेशंस का सहारा लेना पड़ता है। ये है नेविगेशन, बेसिकली आप ड्राइव करते हैं, वॉक करते हैं, जो भी करते हैं वो सारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बेस पे होता है। ठीक है, जैसे आपके घरों में होता है ना कि आपके हमसाए जो हैं राइट साइड पे कौन रहता है, लेफ्ट साइड पे कौन रहता है, इसी तरीके से हमारी डायमेंशन होती हैं। समझ आ गई बात की यहाँ पे? कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप एंड कंपैरिजन। सबसे पहले आप डेटा की कंपोजिशन को समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू विल डू ऑलवेज इज कंपोजिशन। Number one is composition. Number two is distribution. ठीक है, number three is usually relationship and number four is comparison. 3 और 4 आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखी जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि कंपोजिशन पे हम क्या क्या देखते हैं, किन किन चीजों को समझते हैं कंपोजिशन में। सही है, सो मैं यहां पे सबसे पहले डेटा की कंपोजिशन के बारे में आपको बताऊंगा। कंपोजिशन में सबसे पहले आप देखते हैं कि डेटा के अंदर रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, रोज का दूसरा नाम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, या वेरिएबल्स जो हैं वो कॉलम को बोला जाता है, वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी। ठीक है, अमाउंट या क्वांटिटी। सो ये आपने 2 क्वेश्चन देखने होते हैं। ठीक है, इससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, विच इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडेबल, कि जब भी आप डेटा पे काम करते हैं आप सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो ही आपके पास रोज एंड कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, स्ट्रक्चर्ड डेटा को जब आप देखते हैं तो रोज एंड कॉलम्स होती हैं। अगर अनस्ट्रक्चर्ड देखेंगे तो उसमें वीडियोस, पिक्चर्स, ऐसी चीजें होंगी जिन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हमारा मेन काम स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिस्ट बनना है फिलहाल के लिए, बाकी काम बाद के। ठीक है, सो रोज एंड ऑब्जर्वेशंस ये आप देखते हैं, कॉलम्स एंड वेरिएबल्स जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इसको डेटा की डायमेंशन भी बोला जाता है। डायमेंशन का मतलब पता है आपको क्या होता है? रोज किस साइड पे जाती हैं जी? रोज की डायरेक्शन होती है ये, ऐसे ही है, और कॉलम्स की डायरेक्शन होती है ये, इसी तरीके से। ठीक है, अब ये सारा अगर मैं एरिया शेड करूं, यहां से ये वाला एरिया अगर मैं शेड करूं तो ये आपका डेटा होता है। ठीक है, ऐसे ही है, रोज और कॉलम्स जितनी आ जाती हैं वो आपका डेटा होता है। इसी वजह से जब आप डेटा की डायमेंशन चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मिलके एक डेटा बना रहे होते हैं। सो एन रोज प्लस एन कॉलम्स इज इक्वल टू डेटा एज ए होल। ठीक है, जब भी आपके पास डेटा आता है, और ये चीज को हम डेटा डायमेंशन बोलते हैं, यानी कि ये अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लिखेंगे ना डायमेंशन, तो वो आपको बताएगा कि इतने बाय इतने की डायमेंशन है। मैं आपको अभी समझा देता हूं ये बात। ठीक है, कॉलम्स अगर हमारे पास हैं 5 और रोज हमारे पास हैं 100, 100, तो डायमेंशन होगी 100,5 लिखा जाता है इस तरीके से, रोज वर्सेस रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये जो मैंने प्लस का साइन लिखा है ये आपको समझाने के लिए है। यूजुअली आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस का साइन मैंने क्यों लिखा है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इनको जब आप देखते हैं। अब 100 आपके पास रोज हैं, 5 आपके पास कॉलम्स हैं,
मुझे आपने नंबर ऑफ सेल्स बताने कितने होंगे। जी बच्चों, यहाँ पे आपने चीज क्लियर कर लेनी है। मैं बल्कि इसको प्लस की बजाय ना कॉमा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। चैट के अंदर आंसर देना है, जब भी लेक्चर चल रहा हो आपने चैट के अंदर आंसर देना होता है, ठीक है। सो 100,5। जब भी आप एरिया देखते हैं यहाँ पे तो 100 को 5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी नंबर ऑफ सेल्स विच आर 500, ठीक है। 500 सेल्स होंगे आपके पास। इसको विजुअली भी आपको दिखाता हूँ मैं एक्सेल के अंदर, आपको समझ आ जाएगी इजीली। ये मैंने एक एक्सेल की नोटबुक ओपन की, मैं आपको ये सिखाऊंगा, सो आपने परेशान नहीं होना इस बात पे। और मैं कहता हूँ मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, और मेरे पास किसी डेटा की 10 रोज हैं, यानी कि ये टोटल एरिया है मेरे पास। ये टोटल एरिया मेरे पास। अब इसका आसान तरीका ये है कि ये जो आप एरिया को 1 बाय 1 सेल को काउंट करना है ना आपने, आप क्या करते हैं, सिंपली मैंने 10 रोज डालनी है, सो मैं 10 रोज इधर डालता हूँ। मेरे पास 10 रोज हैं, 5 कॉलम्स हैं, तो सिंपली मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50 हो जाएगा। सो ये टोटल 50 सेल्स हैं, ऐसे ही है। हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ यहां से डायमेंशन देखनी, कितने कॉलम्स हैं कितनी रोज हैं। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे तो 11 लिखे आ रहा है लेकिन मैं 10 कह रहा हूं, रीजन क्या है इसकी। पहला कॉलम जो पहली रो जो है वो हमेशा हेडर्स होती है, ठीक है। हेडर का मतलब पता है ना, नेम ऑफ दैट वेरिएबल, राइट। अब इसी तरीके से हमारी पहली डायमेंशन चलती है, हमने रोज देख लिए, कॉलम्स देख लिए, नंबर ऑफ सेल्स देख लिए। सेल्स को हम डेटा पॉइंट्स भी बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था, मैं फिर बताता हूं, डेटा पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब कंपोजिशन के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को हम जब देखते हैं तो रोज एंड कॉलम्स देख लिए हमने, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स जो हैं हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है डेटा कंपोजिशन के अंदर। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि कॉलम्स जो हैं वो डेटा को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं एज कम्पेयर टू रोज। रोज का सिर्फ नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, एंड दैट्स इट, ठीक है। कॉलम्स में क्या होते हैं, क्योंकि कॉलम्स वेरिएबल्स होते हैं और हम इन वेरिएबल्स को नेम देते हैं कि ये किस किस्म का डेटा है, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे मैं मिसाल देता हूं, एक वेरिएबल है मेरे पास, उसका हेडर है नेम्स और उसके अंदर सारे नेम्स हैं, तो इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी, याद करें मैंने आपको स्टार्ट में समझाई थी स्टेप वाइज। इसको हम बोलेंगे नॉमिनल, तो इसकी डेटा टाइप क्या हुई, नॉमिनल, ठीक है। ठीक है, नॉमिनल तो आपको समझ आती है, लेकिन ऑन मेजर मेजर लेवल, क्योंकि ये अल्फाबेट्स के अंदर लिखे जाते हैं इस वजह से इसको कैटेगोरिकल बोला जाता है। सो दिस इज कैटेगोरिकल डेटा, एंड कैटेगोरिकल नॉमिनल भी कह सकते हैं। कैटेगोरिकल है, अगर नंबर होंगे तो वो क्वांटिटेटिव है या न्यूमेरिक है, ठीक है। कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिक। नेम्स आ गए, एज वाला कॉलम मेरे पास आता है, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये मैं नंबर्स के अंदर लिख रहा हूं 2 5 8 6 7 समथिंग, तो ये न्यूमेरिक है, ठीक है। अच्छा एक और मैं आपको बताता हूं, यहां पे क्लास लिखता हूं मैं और यहां पे लिखता हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है तो ये नंबर, लेकिन ये डेटा टाइप कौन सी होगी, ऑर्डिनल, ठीक है। और इसको हम न्यूमेरिक डेटा टाइप कह सकते हैं, बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैटेगरी, क्योंकि ये 1 के साथ एस भी है लेकिन वो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये न्यूमेरिक है लेकिन ऑर्डिनल में जाती है, और ये मेजर कैटेगरी है जिसको मैंने 1 2 3 4 5 बोला हुआ है। लिखा हमने न्यूमेरिक वे में है लेकिन ओरिजिनली नहीं, ये क्लास के नाम है, ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई रेशो नहीं है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, दिस इज जस्ट द स्टैंडर्ड या ऑर्डर है। तो इसको भी हम बेसिकली
ऑर्डिनल बोलते हैं और अक्सर औकात इसको फैक्टर भी कह देते हैं, ठीक है, फैक्टर, FEACTOR, ठीक है। अब एक और मेरे पास वेरिएबल है जिसका नाम है से फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम, तो मैं इसको बोल देता हूं टाइम, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिखता हूं 2210, 2230, 2240 या 50। तो ये जो डेटा टाइप है ये कौन सी डेटा टाइप है? बड़ी गौर से लिखना है आपने, मैंने आपको बताया हुआ है टाइम सीरीज डेटा में इस डेटा टाइप को क्या बोलते हैं। टाइम सीरीज का डेटा तो है बट इस डेटा टाइप को डेट एंड टाइम की डेटा टाइप बोलते हैं, इसकी अपनी स्पेसिफिक एक टाइप होती है, इसको बोलते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी, इसको ना तो इंटरवल कहते हैं ना रेशियो कहते हैं, ये डेट एंड टाइम है, क्योंकि 22 का मतलब हमारे लिए कोई क्वांटिटी नहीं है, दिस इज जस्ट द नंबर जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम। तो आप वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स और बाकी सारी चीजें यहां पे चेक करते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब अगली बात पता है आप क्या चेक करते हैं जब भी आप डेटा की कंपोजिशन देख रहे होते हैं? उसमें आप चेक करते हैं एनोमलीज कहां पे है। बाय द वे एनोमलीज से भी पहले मैं यहां पे इसको कट करता हूं, रुकें जरा। आप उससे भी पहले डेटा में नल वैल्यूज चेक करते हैं, नल वैल्यूज। नल वैल्यूज का पता है ना कौन सी हैं? ऐसी वैल्यू जो खाली डिब्बे हैं, यानी कि डेटा नहीं आया वहां पे। नल वैल्यूज को चेक करते हैं एंड हैंडल दैम, आप इनको हैंडल भी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है एक और चीज भी होती है जिसको मैंने एनोमली डिटेक्शन का भी बोला था, आप यहां से भी एनोमली चेक कर सकते हैं प्लस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं एनोमली, ठीक है। लेकिन अभी कंपोजिशन में हम हैं इस वक्त, तो एनोमली यहीं पे चेक करेंगे। सो ये जो मैंने आपको 4 डायमेंशन बताई हैं, हम कंपोजिशन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी एनोमली चेक हो सकती है, लेकिन कंपोजिशन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डेटा किस तरीके की वैल्यू से बने, राइट। अब इसके अलावा आप डेटा की कंपोजिशन में और कौन सी चीज हो सकती है अभी बताएगा? जैसे एक घर होता है, घर के अंदर ब्रिक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फिर वो पूरी दीवारें बनती हैं, फिर उसके अंदर बाकी चीजें बनती हैं, तो वो जिस तरीके से आप डेटा को पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें? जी बच्चों। याद है आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप अपने फ्रिज का डेटा मुझे देंगे। सो जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं हम, उस वक्त कुछ चीजें लिखते हैं, WH क्वेश्चन जो हैं डेटा के, उन WH क्वेश्चन यानी कि हाउ, हु, व्हेन, वेयर, हु, ये सारी चीजें आप उसमें देखते हैं। और डेटा से रिलेटेड यानी कि ये आपका एक डेटा, ये एक फाइल के अंदर या एक पेज के अंदर पड़ा है, ठीक है, ये आपका डेटा आ गया आपके पास, ये कहां से लिया है, कैसे आया, किसने कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं मेटा डेटा, ठीक है। डेटा के साथ जो डेटा अटैच है, जो ये बताता है कि ये डेटा कहां से आया, किससे कलेक्ट किया, इसका क्वेश्चन क्या था, इसको बोलते हैं मेटा डेटा। आप उस मेटा डेटा यानी कि डेटा आपका डेटा है जो आपने कलेक्ट किया अपने पेज पे या एक्सेल की शीट पे, लेकिन कहां से किया, किसने किया, कौन सी फंडिंग थी, या आपने किस तरीके से उसको लेके चले, वो सारा मेटा डेटा होता है। और WH क्वेश्चंस और मेटा डेटा जो है ये साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो डेटा कंपोजिशन में इनका बड़ा अहम रोल होता है कि आपका डेटा किस तरीके से नजर आ रहा है, राइट। ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग भी इसके अंदर होती है और बाकी चीजें भी। अच्छा, ये तो हो गया कंपोजिशन। कंपोजिशन की और भी अंदर बड़ी चीजें आती हैं जिनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन मेजर चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या देखते हैं कि डेटा जब हम प्लॉट करें वो उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है, ठीक है, और स्प्रेड कितना है, इसका सेंटर कहां पे आ रहा है, डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है,
एंड सो ऑन सो फोर्थ, बाकी चीजें भी, राइट। सो बेसिकली डेटा को प्लॉट करके हम यहाँ पे देखते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। कंपोजिशन के अंदर हम और भी चीजें देख सकते हैं जिसके अंदर हम डेटा की प्लॉटिंग करते हैं, यानी कि डेटा को प्लॉट करते हैं, डेटा को और भी समझने की कोशिश करते हैं। सो मेन मुद्दा ये होता है कंपोजिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का कि डेटा कैसा है, डेटा में क्या है, किस तरीके से है, कैसा डेटा दिखता है। तो एज अ डेटा डिटेक्टिव एजेंट या एज ए डेटा डिटेक्टिव आप क्या करते हैं, डेटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं यूजिंग कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ आई बात की। फिर तीसरा पॉइंट जो है रिलेशनशिप। आप डेटा के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, लाइक ए बी सी डी, आप देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कितने एक दूसरे के पास पास हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं। अगर आप दो बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने क्लास फेलोज की एज फाइंड आउट करें, तो देर आर मोर चांसेस कि अगर वो सेम क्लास में हैं तो उनके क्लासमेट्स की एज तकरीबन सिमिलर होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा का रिलेशनशिप, और मैं आपको ये समझाऊंगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से आता है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं डेटा कंपैरिजन की तरफ। अब डेटा के अंदर मैंने क्या किया, आपसे नेम्स ले लिए, यहां से नेम्स लिए और यहां पे एज ले ली। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका जेंडर पूछा और आपकी एज पूछी। कुछ लोग मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, तो उनकी एज मैंने देखी। अब मेल्स बड़े हैं एज में या फीमेल्स बड़ी हैं, इस चीज को बोला जाता है कंपैरिजन। समझ आई बात की, कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेल्स की एज वर्सेस फीमेल की एज का कंपैरिजन आपने करना है, दिस इज कॉल्ड डेटा कंपैरिजन। सही है, जैसे हमने किया था ना, कितने लोगों को बिरयानी पसंद है, कितनों को नहीं है, वो सारी चीजें यहां पे आप देखते हैं। यानी कि आप डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, राइट। सो इस तरीके से हमारी चार डायमेंशंस यहां पे क्लियर होती हैं। पहली है जी डेटा की कंपोजिशन, द सेकंड वन इज कंपोजिशन, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी है रिलेशनशिप, एंड द फोर्थ वन इज डेटा का कंपैरिजन। ये चार चीजें आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, और हम इन चार की चार चीजों को समझने की कोशिश करेंगे विद टू डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है बच्चों, और वो टू डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर होगा, नंबर वन इज माइक्रोसॉफ्ट मैं जरा साफ करके लिखता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड द सेकंड वन वुड बी पाइथन। ठीक है, ये दो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे इसमें, और इसको मैं आप बिल्कुल जीरो से मैं आपको दोनों को आपको दोनों सॉफ्टवेयर्स में सिखाने वाला हूँ, ये भी और ये भी, आपके कंप्यूटर के अंदर, जिसके लिए आपके पास कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होना जरूरी है, पीसी या लैपटॉप। ना तो आप मोबाइल पे ये सीख सकते हैं और ना ही आईपैड के ऊपर। ठीक है, सो आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने पेरेंट्स के साथ रब्ता करें और उन्हें बोलें या गार्डियंस के साथ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके दें हमें। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे उसका नाम है ऑफिस 365। ठीक है, ये वाला वर्जन आपने उन्हें कहना है कि हमें ये वाला चाहिए, ऑफिस 365 चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस 365 के अंदर जो है। ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एंड अगर उन्हें कोई इशू आता है तो दे कैन टॉक टू मी और मैं उन्हें समझा दूंगा किस तरीके से करना है, राइट। इंस्टॉलेशन में आपके जुम्मे इस वजह से नहीं डाल रहा बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स जो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएंगे।
पाइथन जो है इसमें कोडिंग करते हैं, गेम्स डेवलप करते हैं, डेटा को समझते हैं, एआई बनाते हैं, इट्स अ बिग सॉफ्टवेयर और इसे हम यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से पाइथन को यूटिलाइज़ करने वाले हैं। और अगर आप डेडिकेटेड वे में मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको ये सिखाऊँगा। अगर तो मुझे लगा कि ये 2 सॉफ्टवेयर्स आप मेरे साथ ईज़िली सीख पा रहे हैं, देन मैं आपको 2 और सिखाऊँगा बिल्कुल फ्री में एज़ अ बोनस। एक का नाम है पावर बीआई, जिससे बड़े कमाल किस्म के ग्राफ्स बनते हैं और दूसरे का नाम है टैबलियो। ठीक है? लेकिन ये डिपेंड करता है आप इन 2 सॉफ्टवेयर्स में कैसा परफ़ॉर्म करते हैं। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पाइथन के अंदर। और मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इस एज में ये 2 सॉफ्टवेयर्स और ये 2, ये 4 टोटल सॉफ्टवेयर सीख जाते हैं ना, आप एआई की दुनिया के अंदर बहुत आगे जाने वाले हैं। डेटा और एआई की दुनिया के अंदर। क्योंकि ये बड़े-बड़ों को ये सॉफ्टवेयर्स नहीं आते चलाने। सो यही काम हम करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, डेटा की डायमेंशंस को वन बाय वन लेके चलूँगा। लाइक कंपोज़िशन क्या है, कंपैरिज़न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये 4 डायमेंशंस हम लेके चलेंगे। कंपोज़िशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेशनशिप एंड कंपैरिज़न। और हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसको सीखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? जिससे प्लॉट्स भी बनाएँगे एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको हम करने वाले हैं। आपको पाइथन इंस्टॉल करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बताया, आपने वो करवाना है अपने पेरेंट्स के या गार्डियंस के थ्रू। जो पाइथन है, वो आप खुद करेंगे और जब मैं सिखाऊँगा, आपको वन बाय वन हर चीज़ समझाने वाला हूँ मैं। सो आपने परेशान नहीं होना, वो आप खुद करेंगे। क्योंकि उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेन इतना करूँगा कि आप उन चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है बच्चों? क्लियर होगी बात यहाँ तक? होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और वो लोग जो बिल्कुल ही अभी इस वक़्त नए आए हैं और उनको नहीं पता कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोडैनिक्स यूट्यूब चैनल पे चले जाएँ और वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है, अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये प्लेलिस्ट है एआई फॉर किड्स की। इसके ऊपर जाके हमारे पिछले लेक्चर सुनें, फिर आपको समझ आएगी कि हम किस चीज़ पे क्या काम कर रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। बाय द वे अगर कोई अभी भी रजिस्टर करवाना चाहता है, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन।